राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ फिर से मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन जी, जी आज हरियाणा के लिए नहीं बल्कि पूरे देश भर के लिए जी एक राजनीतिक, कहूं कि मैं राजनीति के क्षेत्र में एक योद्धा का क्या चला जाना है, एक अपूर्णीय क्षति हुई है ना, जी उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और हरियाणा में तो खास करके एक और खास बात मैं आपको बता दूं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ती और खंड का बांधने में, और तुर्रे वाला जो खंड का था वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बांधा करते थे। और 89 साल की उम्र में उनका गुड़गांव में देहांत हो गया। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीति के क्षेत्र में तो देखा जाए तो एक अपूर्णीय क्षति है। आप क्या कहेंगे? आज उनकी चर्चा जो करेंगे ना इसमें, जी वो उनके किस्सों को लेकर के, उनकी खास बातों को लेकर के, हालांकि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू देखे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं जी, जिनका एक बहुत बड़ा राजनीतिक कद रहा और उनका एकाएक चले जाना जी, बड़ा ही जो है ना केवल उनके परिवार के लिए बल्कि हरियाणा प्रदेश और देश के लिए एक बहुत बड़ी अक्षति है। बिल्कुल। तो हमारी तरफ से हम उनको जो है अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो उनका परिवार है उनको इस असामयिक जो घटना हुई है इससे संभलने का अवसर प्रदान करें। बिल्कुल। जैसा आपने बताया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला निश्चित रूप से ना केवल हरियाणा प्रदेश के बल्कि पूरे देश के बड़े नेताओं में उनकी गिनती थी। बिल्कुल। और एक वो दौर भी था जब उनके कार्यकर्ता उनको देश का अगला प्रधानमंत्री तक बनाने के लिए आमादा थे और उनको भावी प्रधानमंत्री की संज्ञा दी जाती थी बड़ी बड़ी जनसभाओं में। और ये दौर है 2000 से 2005 का। बिल्कुल। तब जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मंचों पर आते थे तो उनको देश का जो है भावी प्रधानमंत्री तक भी संबोधित करके बोला जाता था। निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात तो उनकी ये है कि वो खुद शरीर से पूरे नहीं थे, दिव्यांग या कह लीजिए या जो है उनका पैर और हाथ और पैर में जो है बड़ी दिक्कत थी जी। और उसके बावजूद जिस तरह का उन्होंने संघर्ष किया, क्योंकि उनका लगभग जो राजनीतिक जीवन था वो संघर्ष में ही बीता। लोगों को ठीक है उनके राज भले ही वो 5 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने 5 बार मुख्यमंत्री तो वो बने लेकिन सिर्फ एक योजना को छोड़ के 2000 से 2005 वाली, बाकी तो वो कभी कुछ दिन के लिए, कभी कुछ महीने के लिए, इस तरह से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जी बिल्कुल। ठीक है, वो सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री प्रदेश के बने, ये एक रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम बनाया, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो नहीं रह सके इस कुर्सी पर और उस बात का उनको पूरी जिंदगी मलाल भी रहा होगा जरूर। अब जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अगर बात करें, राजनीति उनको विरासत में मिली, भले ही उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया। उनके जो ताऊ जी थे चौधरी शाहराम, उन्होंने राजनीति शुरू की और चौधरी देवीलाल जो उनके पिता थे, चौधरी शाहराम के छोटे भाई, उसके बाद उन्होंने देश की सर्वोच्च जो कुर्सी है प्रधानमंत्री के पद तक भी उनका नाम जो है चला गया था। ठीक है, वो उन्होंने कुर्सी वीपी सिंह को दे दी, वरना तो वो देश के प्रधानमंत्री भी बन जाते, लेकिन वो देश के उप प्रधानमंत्री तक रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने जीवन में बहुत से चुनाव लड़े, बहुत बार वो हारे, बहुत बार वो जीते और वो प्रदेश के उन नेताओं में भी थे जो एक साथ 2 विधानसभाओं से चुनाव लड़ लेते थे। ठीक बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक आध बार एक मौका ऐसा भी आया कि वो तीसरे स्थान पर भी चले गए। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश चौटाला का पूरा राजनीतिक जीवन अगर हम देखें, पहला जो उन्होंने चुनाव लड़ा 1968 में एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से, जो उनका सिरसा जिले में ही है, बिल्कुल, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और पहले चुनाव में ही हार गए। लालचंद खोड़ जी थे वहां, उन्होंने उनको हरा दिया। लेकिन उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मुड़ करके नहीं देखा, बिल्कुल, और राजनीति में फिर उन्होंने बहुत से आयाम हासिल किए। एक वो समय भी था कि चौटाला गांव पड़ता है इनका मुख्य रूप से, जो एक तरफ राजस्थान से लगता है, एक तरफ पंजाब से भी लगता है, वो जो तेजाखेड़ा है, बिल्कुल, और वहां से आकर के उन्होंने हिसार लोकसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ा एमपी का 1984 में। बहुत से लोगों को वो दौर याद होगा जब उनका मुकाबला चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ था, बिल्कुल, और वो चुनाव भी हार गए थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला।
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपना जो उनका खुद का गृह जिला था, जिसमें वो एलनाबाद से उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने रोड़ी विधानसभा क्षेत्र से कई बार चुनाव लड़ा, रोड़ी से वो चुनाव जीते भी कई बार, और उसके बाद उन्होंने वो उस धरती को छोड़ करके वहां भी चुनाव लड़ा, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जींद जिले में अपनी राजनीतिक पांव जमाने का प्रयास किया, और उसी के मद्देनजर उन्होंने सबसे पहले नरवाना से चुनाव लड़ा। नरवाना तब ओपन सीट थी जी, और नरवाना से उन्होंने चुनाव लड़ा, नरवाना से वो जीते भी, नरवाना से वो हारे भी। और नरवाना में 1996 का एक वो चुनाव था जब वो तीसरे नंबर पर रहे। बड़ा गजब चुनाव था वो, और हो सकता है बहुत से दर्शकों को उन चीजों का ना पता हो भी मेरे ख्याल से जी। 1996 का जो वो चुनाव था उसमें कई खास बात, एक खास बात तो ये थी कि जयप्रकाश जेपी एक ही दिन में 2 चुनाव लड़ रहे थे। बिल्कुल, वो हिसार लोकसभा से भी लड़ रहे थे और नरवाना से विधानसभा का लड़ रहे थे, और नरवाना की उस सीट पर 3 दिग्गज चुनाव लड़ रहे थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिनके पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला का बहुत बड़ा राजनीतिक नाम था उस समय, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला लड़ रहे थे, वो मुख्यमंत्री रह चुके थे, और जयप्रकाश जेपी लड़ रहे थे। जयप्रकाश जेपी इन्हीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ उन्होंने राजनीति भी की, क्योंकि वो पहले चौधरी देवीलाल की नर्सरी की पौध थी, और उसके बाद उस चुनाव में जेपी लोकसभा का चुनाव तो जीत गए, हरियाणा विकास पार्टी से थे जेपी, रणदीप सिंह कांग्रेस से थे, और जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपनी पार्टी से थे इनकी। तो जेपी वहां जो नरवाना का चुनाव था, रणदीप सिंह सुरजेवाला जीते, 2 नंबर पर जयप्रकाश रहे, और 3 नंबर पर ओम प्रकाश चौटाला जी रहे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस हार के बाद भी कोई ये नहीं है कि ग्राउंड छोड़ दिया, फिर उन्होंने फिर वापसी की। 2000 में उन्होंने नरवाना से फिर चुनाव लड़ा, बिल्कुल, और नरवाना से चुनाव लड़के वो जीते, जीत करके फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने फिर नरवाना से लड़ लिया। नरवाना और रोड़ी 2 विधानसभाओं से लड़ा था। नरवाना से वो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उनको चुनाव हरा दिया। उसके बाद नरवाना की सीट एससी रिजर्व होगी, फिर उन्होंने नरवाना के साथ लगता उचाना को पकड़ लिया, छोड़ा नहीं, मतलब जिद के पक्के थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। अगर उन्होंने कोई चीज की जिद कर ली कि मेरे को तो ये चीज करनी है, तो उन्होंने वो की, और वर्करों के लिए वो अपनी जान तक भी देने के लिए तैयार थे। बिल्कुल, पूरे हरियाणा प्रदेश में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, आज तक के इतिहास में, आज अब तक के इतिहास में भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसा वर्करों का हिमायती कोई नेता नहीं। वो अपने वर्कर के लिए हर संभव प्रयास करता था। बिल्कुल, कई वाक्य हैं जिनका हम आगे जिक्र भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उनका जो राजनीतिक जो सिनेरियो था, उसके बाद चौटाला साहब ने उचाना से चुनाव लड़ा, और उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह को हराया। वो उस समय वित्त मंत्री थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनको हराया। हराने के बाद इनेलो जो एक मृत प्राय हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद उसमें एक ऑक्सीजन आई, क्योंकि 2005 में तो केवल 9 विधायक थे इनेलो के, और वो ऑक्सीजन आने के बाद एकाएक 2013 में जो जेबीटी शिक्षक भर्ती जो मामला था, उसमें जो है उनको सजा होगी, जेल होगी, और इतना लंबा समय जेल में, 10 साल की सजा कोई छोटी चीज नहीं होती, कोरोना टाइम पीरियड में, और 10 साल की सजा भुगतने के बाद कोई आदमी फिर से सरवाइव करे, और वो भी एक दिव्यांग आदमी, और वो भी उम्र दराज आदमी, बिल्कुल, और वो आदमी जब उसका परिवार आपस में बट गया हो, बिल्कुल, तब संघर्ष करना वास्तव में जो है उन जैसा कोई नेता नहीं हो सकता। और भले ही हरियाणा प्रदेश में बड़े बड़े नेता हुए, चाहे चौधरी देवीलाल हों, चौधरी बंसीलाल हों, चौधरी भजनलाल हों, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा हों, पंडित श्री राम शर्मा हों, जो है शेर सिंह जी हों, और जो है कृपाराम पुनिया हों, बहुत से नेता है, चांदराम जी हैं, चौधरी दलबीर सिंह हैं, लेकिन तमाम नेताओं में जिस तरह का कार्यकर्ता के प्रति जुनून चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में था, वैसा किसी नेता में ना पहले दिखाई दिया, ना अब आज के सिनेरियो में। बिल्कुल, अब उसके बाद उनका क्या हुआ, जेल में, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं की थी पहले बचपन में, और उसके बाद जेल में उन्होंने 10वीं की, 12वीं की, बहुत बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। और जब एक और बड़ी गजब बात उनकी ये थी कि 2019 में जब इनेलो टूटी, 18 में टूटी, और 19 के चुनाव में सबको ये पता था कि इनेलो का कुछ नहीं बटना, तब भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ये कहते थे कि एक बार राज बना जो 7 पीढ़ियों का जुगाड़ कर दूंगा।
ये उनका जो वाक्य था, ये आज भी लोगों के जो है जेहन में है। रहता है। वो हर अपनी जनसभा में ये कहते थे कि एक मौका दे दो और एक बार सरकार बनाओ और 7 पीढ़ियों का जुगाड़ मैं कर दूंगा तुम्हारा। और वास्तव में उन्होंने बहुत से लोगों का किया भी है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जब राज था तो उन्होंने बहुत से लोगों का 7 पीढ़ियों का जुगाड़ किया भी है, बहुत है हमारी नजर में। बिल्कुल। अब अगर उनकी बात करें कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की क्या बातें ज्यादा लोग, मैं अपना बता दूं जी, अब जो विधानसभा के चुनाव थे, जी, लोकसभा के चुनाव, जी, उन्होंने इस चुनाव के अंदर भी जितना उनसे हो सका मंचों पे गए, बिल्कुल, विधानसभा में भी गए, प्रचार के दौरान एक्टिव रहे। लोकसभा और विधानसभा में 89 साल की उम्र में उन्होंने खूब जनसभाएं की, खूब गए, चलने में भी वो असमर्थ थे। बिल्कुल। उसके बावजूद उन्होंने जो है जितना उनसे हो सका उतना किया। और गजब बात उनकी ये है कि अभी उनके देहांत से कुछ ही रोज पहले तक भी वो जो है लगातार कैंड मुकांड ब्याह शादी अपने जितने जानकार थे उनके सबके जाते, ना केवल हरियाणा प्रदेश में, वो पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, अभी पिछले दिनों भी बहुत जगह वो गए हैं। तो निश्चित रूप से किसी को ये लग ही नहीं रहा था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यूं एकाएक चले जाएंगे। बिल्कुल। मेरी भी बहुत बार जो है चौटाला साहब से लेकर के उनके परिवार के बहुत से नेताओं से बातचीत होती थी, तो ये दिमाग में ये रहता था कि ये सैकड़ा तो जरूर पार करें। बिल्कुल। और 10 दिन बाद ही उनका 90वां जन्मदिन था। जी, कि ये जो है 100 साल जरूर पूरी करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह की, भले ही वो जो आदमी 89 साल की उम्र में और जो है आज भी जनसभाएं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वो और लंबा जीना चाहिए था। और 89 साल में भी और सलीके के साथ। बिल्कुल भाई, एक उम्र के साथ में दिमाग और कपड़े पहनने का तरीका या चलने का, लेकिन उन्होंने अपना जो तरीका था, देखो आप आखिरी जो समय था उनका, उसमें तो पिछले कुछ एक साल से उनका दिमाग कभी कभार काम करना भी बंद कर देता था, वरना तो उनकी जितनी यादाश्त थी उनसे ज्यादा यादाश्त देश की राजनीति में भी किसी नेता की नहीं है। वो अगर किसी आदमी से एक बार मिल लेते ना तो उसके बाद उसका नाम भी बता देते। और उससे गजब बात, ये मोबाइल तो अब आए हैं जिनमें नंबर फीड हो जाते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला संभवतः दुनिया के ऐसे एकमात्र नेता हूं जिनके हजारों नंबर तो मुंह जुबानी याद थे। बिल्कुल। और जो पढ़े लिखे ज्यादा भी नहीं थे। बिल्कुल, वो तो जो है बहुत ही कम पढ़े लिखे थे। ठीक बात। और इसीलिए तो कहते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे से कड़ा हुआ आदमी ज्यादा कामयाब है। और कड़े हुए थे, उन्होंने संघर्ष किया था, जेलें काटी थी, बड़े बड़े आंदोलन किए थे और सत्ताएं बदली थी, खुद सरकारें चलाई थी और उन विपरीत हालातों में उन्होंने सरकारें चलाई थी। बिल्कुल। देखो, राजनीति एक अलग चीज है, पार्टियां एक अलग चीज है, सबकी पार्टियों की अपनी विचारधाराएं अलग हैं जी। और ये खेती है जो नेता लोग करते हैं, लेकिन जो कह सकते हैं कि उनके अंदर जो खास बात थी, काबिलियत थी, जो उनके कई वाक्य तो ऐसे हैं पर्दों में जो सदियों तक याद रहेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसा वक्ता हरियाणा प्रदेश में नहीं, भारत देश में भी बहुत कोई विरला ही मिलेगा। उनकी जो भाषा पर पकड़, उर्दू के भी शब्दों का उनका चयन और कितने हजारों की पब्लिक हो उसको भी वो बांधे रखते थे। जब तक वो आखिरी शब्द नहीं बोल लेते थे तब तक एक आदमी भी उठ करके नहीं जाता था। ये उनमें एक अक्षमता थी और वास्तव में वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे। उसका भी कारण मैं बताता हूं। उन्होंने बसों में भी यात्राएं की हैं, उन्होंने जो है पैदल भी खूब घूमे। बसों में तो अभी पीछे तक घूमा करते हो, जब चौधरी देवीलाल जी पूरे पावरफुल थे तब भी वो बसों में घूमते थे। तो कहीं ना कहीं उनको एक एक चीज की नॉलेज थी कि बस में जाने वाला कितना परेशान है, आम किसान कितना परेशान है, मजदूर कितना परेशान है, छोटा व्यापारी कितना परेशान है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो जनसभाओं में बोलते थे या वो जो है वैसे किसी के घर में गए हैं तब भी बोलते थे बहुत बार, उनके कई वाक्य बड़े याद करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। जिनमें एक उनका वाक्य जो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया उसको याद रखेगी और वो उनका ये था कि हम वो नेता हैं जो दुश्मनी और दोस्ती शमशान तक याद रखते हैं। ठीक है। और शमशान तक निभाते हैं। याद तो पता नहीं कोई और भी रख ले, लेकिन वो ये कहते थे कि दोस्ती और दुश्मनी हम शमशान तक निभाते हैं। बिल्कुल। जो वास्तव में, और उन्होंने निभाई भी है बहुत लोगों के साथ। ठीक है। जिसके साथ उनकी बिगड़ गई उसको जो है उन्होंने पूरी तरह से इस तरह के उन्होंने जो है उसकी राजनीति खत्म करने का भी काम किया, बहुतों ही खत्म भी की उन्होंने और बहुतों को उन्होंने शिखर पर भी चढ़ाया है। जी बिल्कुल। दूसरा, वो जैसे कहते थे कि राज और खाज खुद करे तभी मजा है। हाँ, ये बड़ा उनका डायलॉग पूरी देश और दुनिया में
के लोग वाकिफ हैं। और एक उनकी बड़ी खास बात ये थी कि जब चुनाव होता था ना कहीं भी, वो एक बात बड़ी गजब कहते थे कि आप इंडियन लोग कार्यकर्ताओं को बोलते थे वो कि आप इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता हैं और वर्कर हैं। 5 बजे तक का टाइम होता था पोलिंग का, कभी 6 हो गया तो 6 बजे। हाँ, ये बड़ी 5 बजे पोलिंग का टाइम है, अगर 5 बजे से 1 सेकंड भी अगर कम रही है और पोलिंग अफसर अगर गेट बंद कर दे तो उसको लात मार के खोल देना। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने आप देख लेगा। बिल्कुल, अगर आप लाइन में लगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। लाइन में नहीं, वो तो 5 बजे से पहले की बात है। अच्छा। और उसके बाद अगर आप लाइन में हो और आप 5 बजे से पहले आपकी एंट्री हो चुकी है और फिर अगर आपका वोट नहीं डलने दे रहे तो वहां जो है ठोकर मार करके आप गेट खोल देना। उसके बाद मैं देख लूंगा। कोई आज के दिन किसी नेता की हिम्मत हो, कोई नेता ये तक भी नहीं कहता कि आप जो है बेशक अगर आपका वोट नहीं पड़ता तो आज के नेता बात ही नहीं करते। बिल्कुल भी। अच्छा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की एक और बड़ी खास बात थी जी। जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो भी और उसके बाद भी वो फोन उठाते थे, लोगों के फोनों पर बात करते थे। रात को 12 बजे भी, 12 बजे मैं एक बड़ा घटनाक्रम बताता हूं। और जो है भिवानी जिले का वो वाक्य है। वहां कोई एक कार्यकर्ता था इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जी। तो कोई ऐसी घटना घटी कि उसके जो है किसी परिवार में किसी को पुलिस ले गई अपने साथ। तो उसने रात को 12 बजे के आसपास चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को फोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया। चौटाला साहब ने तभी बात करके और तुरंत रिप्लाई दिया। कितनी बड़ी बात है। 12 बजे छोड़ा, दिन में फोन नहीं उठाते नेता। और वो तो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बाप जो पिताजी थे वो देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। और आज तो एक एमएलए बन जाए वो नहीं फोन उठाता लोगों के। एमएलए बनते सबसे पहले तो नंबर बदलते हैं ज्यादातर एमएलए। सही बात। एमएलए नहीं बनते इतने तो और नंबर रखेंगे जी। एमएलए बनते ही नया नंबर ले लेते हैं बहुत से। तो कहीं ना कहीं ये कई चीजें ऐसी हैं जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की युगों युगों तक याद रखी। अगली बड़ी बात जी, एक एक दिन में वो 20-20, 30-30 गांव की जनसभाएं करते थे। एक दिव्यांग आदमी, एक बुजुर्ग आदमी, और जो है वो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक जनसभाएं करना। वो प्रदेश के ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया, जो वास्तव में उनकी एक बहुत दूरगामी सोच थी। और जिसका परिणाम ये रहा कि जो गांव के लोग डीसीएसपी से बहुत 2000 से पहले लोग डरा करते, बात भी नहीं, उनको पता ही नहीं था लोगों में डीसीएसपी कौन, आम लोगों को। और उन्होंने वो डीसीएसपी समेत तमाम अमला जो है जब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किए तो वहां जो है गांव में भेजा और वहां लोगों की समस्याएं सुनी, सही काम भी किए। और एक और बड़ी गजब बात आज तक के हरियाणा के इतिहास में, जो 2000 से 2005 के बीच सरपंच रहे लोग, उनसे कभी दर्शक भी इस बात को बताएंगे। हाँ बिल्कुल, जो उनके गांव में सरपंच रहे होंगे, जितनी ग्रांटें उस दौरान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दी पंचायतों को, किसी ने नहीं दिया आज तक। अब तो इलेक्शन के टाइम पर करते हैं, उन्होंने तो बिल्कुल खुला कर रखा था सिस्टम, लगाओ भाई। तो कहीं ना कहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की ये बातें युगों युगों तक याद रखी जाएंगी। अच्छा, अपने कार्यकर्ता का एक उनकी और बड़ी गजब बात थी, जब वो कहीं भी जाते किसी भी गांव में भाषण दे की शुरुआत जब वो करते तो सबसे पहले वो ये पूछा करते लोगों से, जैसे आई कनेक्ट करते और लोगों से सीधी बात करते, भाई सबसे पहले तो ये बताओ, कहीं बागड़ी बेल्ट में जाते तो बागड़ी बोलते, बिल्कुल जो है पंजाबी बेल्ट में जाते पंजाबी बोल देते, जो है रेवाड़ी महेंद्रगढ़ भिवानी उस साइड जाते तो अलग बोल देते। तो तमाम भाषाओं पर उनकी पकड़े थी। और जब मुस्लिम एरिया में मेवात की साइड जाते तो वहां जो है उसी हिसाब से वो बोलते। और वो सबसे पहले ये कहते कि भाई गांव में घर परिवार में सब राजी खुशी है, फसलबाड़ी किसी है प्रदेश के, वो संभवतः ऐसे और कोई नेता नहीं पूछता भाई फसलबाड़ी कैसी है, एक अपनापन जो है वो, इसीलिए उनको किसान से जुड़ा हुआ माना जाता है। बिल्कुल, उनके राज में किसानों के ऊपर बहुत से अत्याचार भी हुए, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद किसानों में, ठीक है वो कुछ समय के लिए लोगों ने उनको नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन वो कभी अलोकप्रिय नहीं हुए, उनसे कभी लोगों ने घृणा और नफरत नहीं की, जो बहुत बड़ी बात है। भले ही लोगों ने वोट नहीं दिए, लेकिन ये जरूर कहते थे उन जैसा नेता नहीं है।
और प्रशासन पर उनकी पकड़। मतलब आज जो लोग ये कहते हैं ना कि अफसरशाही हावी है, उनका जो राज था, कोई बोल के दिखा दो। बोल के दिखाया, सही बात है। ठीक है, ये तो आज भी नेताओं ने भी ये बात कही है कि उन जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो चला उस दौरान में, और वो जो नेता थे यानी कि वर्कर जिससे मिलते थे भूलते नहीं थे। ये तो अनिल विज जी ने, कैबिनेट मंत्री ने भी कहा, और भी देश के तमाम नेताओं ने। मैं आपको एक बात बताऊं, वो दौर था जब अधिकारियों और कर्मचारियों में इतना खौफ था कि कहीं इनेलो की झंडी लगी हुई गाड़ी भी दिख जाती ना, उसको भी अगर पुलिस चेकिंग कर रही तो रोका नहीं करती। ठीक बात है, कितनी बड़ी बात है। इनेलो का अगर कोई पदाधिकारी किसी ऑफिस में चला जाता, उसके जाते ही काम होते। और गजब बात बताऊं, आज उस राज को गए हुए 20 साल हो गए। आज भी अगर ओम प्रकाश चौटाला का कोई खास वर्कर है, उसके आज भी काम नहीं रुकते। ठीक बात। क्यों नहीं रुकते? क्योंकि चौटाला साहब एक बात और भी कहा करते कि राज आते जाते रहते हैं, सत्ताएं बदलती रहती हैं, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता के साथ गलत करेगा, जब हमारा राज नहीं होगा, तो जब हमारा राज आएगा तो फिर उसको वो भुगतना भी पड़ेगा। ठीक बात। कितनी बड़ी बात थी अपने कार्यकर्ता के। बिल्कुल, वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों, वो ना कभी झुके, ना कभी वो डरे किसी से। उन्होंने तो जो है जिस महम कांड की वजह से वो पूरी दुनिया भर में जो है अलोकप्रिय हो गए थे उस समय, उसके बावजूद उन्होंने जो है उसी रोहतक लोकसभा में, जहां से उनके पिताजी 3 बार चुनाव हारे, वहीं से जो है कैप्टन इंदर सिंह को उन्होंने चुनाव लड़ाया, और कैप्टन इंदर सिंह ने चौर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव हराया। बिल्कुल, उन्होंने बाद में भी नहीं छोड़ा रोहतक को। कोई ये सोच ले कि भाई छोड़ दिया, भले ही चुनाव हार गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिल्कुल, लेकिन उन्होंने लगातार जो है कभी वो दबे नहीं, जो उनकी एक बड़ी खास बात है। और अपने कार्यकर्ता के लिए तो उन्होंने जो वो कर सकते थे वो किया है। यही कारण है कि आज 20 साल राज से दूर होने के बावजूद इंडियन नेशनल लोक दल में आज भी नेता और कार्यकर्ता बचे हुए हैं। ठीक बात। वरना तो आप एक चीज देखिए, दुष्यंत चौटाला जो उन्हीं के पोते हैं, उनके राज को गए हुए कितने दिन हुए? 6 महीने हुए। आधी से ज्यादा जेजेपी खाली हो चुकी है, खत्म। बिल्कुल, ठीक है ना। और उनमें आज भी बचे हुए हैं लोग। ठीक बात। तो कहीं ना कहीं देखो, उन्होंने कार्यकर्ता के लिए लड़ाई लड़ी है, और वास्तव में कार्यकर्ता के लिए जो नेता लड़ाई लड़ता है वही जिंदगी याद रखा जाता है। बिल्कुल, वरना तो नेता पता नहीं कितने गए। ठीक बात। लेकिन असली तो बात यह है कि कार्यकर्ता के लिए कौन संघर्ष करे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हाँ, कुछ ऐसे एपिसोड भी चले हुए हैं प्रदेश में जिसके कारण थोड़ा सा हमको देखो 2 एपिसोड उनमें बड़े उनके विवादित रहे। एक महम कांड और उसके बाद कंडेला कांड। बिल्कुल, ठीक बात। और कादमा भी नहीं, ऐसे तो छोटे मोटे तो वो अपने गांव कंवारी में भी था, तो चौटाला साहब का ही राज था जब बवानी खेड़ा में लोगों पर जो है बड़े अत्याचार हुए, और वहां जो है लोगों को पीटा गया बड़े सरेआम। तो जो है ये तो बहुत से हुए ऐसे छोटे मोटे, लेकिन मेन जो चीजें थी वो ये 2 चीजें थी। और ये भी मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिस जिद की हम जिक्र कर रहे थे ना, ये उन्हीं की जिद का परिणाम था। ठीक है, कि उनकी जो जिद थी कि उन्होंने सही ढंग से बात नहीं की। जब कंडेला कांड था उस समय भी उन्होंने जो है किसानों से सही ढंग से बात नहीं की। उन्होंने एक बड़े सीनियर मंत्री ने उनको, उस समय के जो उनके एक बहुत सीनियर मंत्री थे, उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को बड़ा समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उनको यहां तक कहा कि आप चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, और आप ही अगर किसानों की नहीं सुनोगे तो फिर कौन सुनेगा। जी, लेकिन चौटाला साहब अपनी जिद पर थे, और उस जिद का ये परिणाम रहा कि उसके बाद कभी भी वो सत्ता में नहीं आए। ठीक बात है, बिल्कुल, जेल भी गए। भले ही वो लोग उनको आज भी चाहते हों, लेकिन जो उनके मन की मन में थी दोबारा राज लेने की, वो मन की मन में रह गई, वो उनकी कभी नहीं आ पाई। बिल्कुल जी। तो उनके जो बातें हैं, उनके जो किस्से हैं जी, वो हमेशा, किस्से तो उनके बहुत से हैं। बिल्कुल, और उनके किस्से तो ऐसे ऐसे भी हैं, सुन लो। कोई मुख्यमंत्री एक साधारण कार्यकर्ता को अपने साथ विदेशों में नहीं ले जाता। जब उनके विदेश टूर बनते थे ना, तो वो बहुत बार अपने साथ साधारण कार्यकर्ताओं को, अपने छोटे छोटे नेताओं को भी ले जाते थे। ठीक है, विदेश की बातें बड़ी बताते थे बहुत। जब भी वो जो है बहुत से मुल्कों में वो घूमे, वो बल्कि विदेश नहीं बोलते थे, वो मुल्क बोलते थे कि मैं बहुत से मुल्कों में गया हूं। और
संभवतः हरियाणा के इतिहास के पहले ऐसे नेता होंगे जो सबसे ज्यादा गए होंगे विदेशों में। और उनका विदेशों में एक घड़ी का प्रकरण भी हुआ था, जब वो विदेश में थे तो वो भी बड़ा चर्चा में था। और उनकी 2-3 जो चीजें हैं अहम, वो ये रही कि जब चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने तो वो चौधरी रणजीत सिंह को जो है विधायक ये चाह रहे थे कि उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन उस समय चूंकि ये बड़े बेटे थे चौधरी देवीलाल के, तो ये मुख्यमंत्री बने। इसके बाद इनके परिवार में जो है वहां रणजीत सिंह ने अलग राह अपना ली, तो दो फाड़ हो गया मामला। अब फिर जब उनका अंतिम समय जब नजदीक था, तब भी जो है 2018 में उनके जो दोनों बेटे थे वो दोनों बेटे राजनीतिक रूप से अलग अलग हो गए, जो उनके लिए बड़ा दुखदाई रहा। और इसी जिद की एक बात और बताता हूं दर्शकों को, 2018 में जब 7 अक्टूबर को गोहाना में रैली थी चौधरी देवीलाल की जयंती पर, वो पहले 25 सितंबर को थी, लेकिन उस दिन बारिश ज्यादा होगी, बारिश की वजह से वो कैंसिल करनी पड़ी। और वो बारिश इनेलो के खात्मे का जो है एक तरह से बन करके आ गई वो बारिश। और वहां भी जब हजारों कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि दुष्यंत चौटाला आया आया सीएम के नारे लगाए कि दुष्यंत चौटाला को आप सीएम डिक्लेयर करो, अगर उस दिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उनको सीएम डिक्लेयर कर देते तो हो सकता है 2019 में इनेलो की सरकार आ जाती, बिल्कुल इकट्ठी की। लेकिन उन्होंने उसी जिद के चलते कि मैं पार्टी का सुप्रीमो और मुझे बताएंगे लोग कि किसको क्या कमान देनी चाहिए, उन्होंने नहीं माना फैसला, और नहीं माना तो वो पार्टी विघटित होगी, 2 गुटों में बट गई। उसके बाद उनके एमएलए भाग गए लगभग सारे, और हालात ये बनी कि वो 1 सीट पर आ गए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बहुत बार उनको इस तरह की सिस्टम देखने को मिला। जी, तो वीडियो लंबा हो जाएगा प्रद्युमन जी, तो एक और वीडियो में फिर से चर्चा करेंगे उनके बहुत सारे किस्से, उनसे बहुत सारी जुड़ी चीजें जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, उन पे चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं संजय ढांडा और प्रद्युमन जी आपसे लेते अनुमति। सभी को राम राम।